हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, भले ही 2x में देखें, एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप अपने स्टेटस फेसबुक पे कहीं शेयर कर सकते हैं देन गुड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, सेम कलर का बटन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये वीडियो तो मैं बनाने वाला था सेल पे, बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। यूजीसी ने प्रपोज किया है, एक्चुअली अभी श्योर नहीं है यूजीसी ने क्या प्रपोज किया है। यूजीसी ने नेट से बोला है कि अब से नीट कैंसिल, जेई कैंसिल, और सबको कंबाइन करके सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाए CUET, और उसी के थ्रू सब में सिलेक्शन हो। तो मैं यूजीसी से और एनटीए से पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। CUET ने BHU BSc तो अच्छे से कराया नहीं, तो जब वो CUET को BSc कराने में तो दिक्कत हो रही है, इतने कम बच्चे हैं, तो ये आखिर नीट और जेई एक साथ कैसे कराएगी। CUET से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है BSc के लिए, क्योंकि बच्चों के पैसे बच रहे हैं, बट नीट और जेई कराना जो कि एकदम अलग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये फेयर नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वो ये एग्ज़ाम एक साथ ना कराएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि था सेल। ये इन्फॉर्मेशन बस मैं देना चाह रहा था तो मैंने दे दी। तो लास्ट टाइम हम लोग लाइजोसोम पे थे, अब अगला जो है वो हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हमेशा पाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और या तो ये रफ होता है, जैसे मैंने इसके ऊपर चिकन पॉक्स टाइप का डॉट बनाया है, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रफ होगा। रफ कब होगा? जब उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे, या तो क्या होगा, स्मूथ होगा। या तो उसको चिकन पॉक्स हुआ है, या मतलब प्यूबर्टी हिट कर चुका है, या तो उसको पिंपल्स आ चुके हैं। पिंपल्स आ चुके हैं तो रफ हो जाएगा, नहीं आया तो रफ नहीं होगा। हमेशा ये पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ, कहाँ पाया जाएगा? सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके जस्ट बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद आता है गोल्गी अपैरेटस। क्या आता है बच्चों? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस अगर पूरे सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के बाद गोल्गी अपैरेटस ऐसे प्लेट्स सिस्टर्नेज में प्रेजेंट होता है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग, ठीक है। इसमें मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट थोड़ी दूर पे रहता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है तो उसी के बाद रहेगा, क्योंकि जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा उसकी ये पैकेजिंग करेगा। और इसमें दो साइड होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। सिस अंदर वाला साइड होता है, ट्रांस बाहर वाला होता है। जैसे ही यहाँ से प्रोटीन निकला, प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ, वो जाएगा गोल्गी अपैरेटस के पास कि भैया पैकिंग कर दो मेरी, तो पैकेजिंग करके उसे आगे भेज देगा। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। राइबोसोम्स का काम होता है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये क्या करता है? mRNA का जो मैसेज होता है, जो DNA के पास से जाता है कि हमें नया नया एमिनो एसिड चाहिए, mRNA के मैसेज को कन्वर्ट करता है टू फॉर्म अमीनो एसिड। देखिए 3 टाइप के RNA होते हैं बच्चों, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। तो मैसेंजर RNA DNA का मैसेज लेके जाता है कि हमें ये चाहिए, हमारे पास ऐसा DNA है और हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिए।
तो जो mRNA है वो मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम ही आपका एमिनो एसिड बनाएगा जो आगे जाके डीएनए या फिर आरएनए कंप्लीट बनाने में मदद करेंगे। ये जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम जनरली 2 यूनिट में डिवाइडेड होते हैं। अगर 80S और 70S, 80S और 70S ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। जो बड़ा सब यूनिट है, बिगर सब यूनिट, वो 80S है और स्मॉलर सब यूनिट 70S है। यहाँ पे जो S आपको बता रहा है, S आपका है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल में मैंने पानी भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, 2 चीज़ें भरी हुई है, और मैं इसको घुमाऊंगा तो जो वाटर होगा, वाटर ऊपर तक आ जाएगा क्योंकि वाटर हल्का है, और जो सैंड रहेगा वो घुमाने के बाद भी ऐसे ऐसे ये नीचे ही रह जाएगा। तो जो 80S है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80S, सेडिमेंट मतलब वो नीचे बैठा हो, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा? 80S, मतलब उसके चांसेस कम है कि वो ऐसे 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 घुमाने पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कहते हैं वो ऊपर आए। तो जो 80S राइबोसोम का सब यूनिट है, राइबोसोम कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये मान लेते हैं 70S और ये है 80S। तो अगर पूरे राइबोसोम को तोड़ के घुमाते हैं तो जो 80S वाली सब यूनिट है वो नीचे बैठी रहेगी, वो ऊपर नहीं आएगी, और 70S वाली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, और आपका राइबोसोम्स हो गया। लाइसोसोम आपने पढ़ा हुआ है। अगला आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसके पास दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ये तो सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड्स की भी अगर हम बात करें तो प्लास्टिड में 3 टाइप होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर देते हैं, जैसे कि आपका रेडिश मूली। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको पता है ग्रीन कलर देते हैं और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस। और क्रोमोप्लास्ट जो बाकी हर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर कलर नहीं, बेसिकली ऑरेंज, ग्रीन और लाल, इन तीनों कलर के लिए प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिड के बाद आता है वैक्यूल। जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल जनरली किसी सेल में एक खाली बड़ा सा गैस का मॉलिक्यूल होता है। इसका मेन काम होता है एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। जैसे आप बबल देखते हैं, कभी भी बबल बना हुआ है, उसके अंदर गंदगी भरी है, उसके अंदर गैस भरा है, तो वैक्यूल का यही काम होता है। वैक्यूल हमें यह भी बताता है डिफ्रेंशिएट करना प्लांट और एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है दैट इज स्मॉल, पर वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है दैट इज लार्ज। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम साइटोस्केलेटन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। मैं अभी आता हूं, मैंने यहाँ पे कोई डस्टर नहीं रखा हुआ है तो मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ। ओके, सो आई एम बैक। अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं या सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसके बारे में कई सारे अलग अलग हाइपोथेसिस दी गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली कैसा होता है। तो बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था, एकमात्र मेन कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिकली पढ़ना है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कहना है, इसके पहले एक मॉडल आया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे मॉडल का कहना था सैंडविच मॉडल, आप कह सकते हैं सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल का कहना था कि दो लिपिड के लेयर हैं, लिपिड का क्या है, बाई लेयर, लिपिड का बाई लेयर है, ये दोनों लिपिड है, लिपिड मतलब फैट, घी, बटर, और इसके बीच में प्रोटीन की सिंगल यूनिट है, मतलब अ प्रोटीन इज सैंडविच्ड बिटवीन लिपिड बाई लेयर। तो पहला ये सैंडविच मॉडल था, बट ये मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद दूसरा मॉडल आया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी है, ठीक है, और ये फ्लूइड के फॉर्म में, फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो अब ये जेली समझ लीजिए कि लिपिड है, इसी में प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ठीक, फिर लिपिड, फिर इसमें प्रोटीन है। और जो प्रोटीन होते हैं, इन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, वो दो टाइप के हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो बाहर है और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो अंदर है। देखिए, अगर मैं इसको और बेटर तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, मान लेते हैं कि ये एक लिपिड का लिपिड का लेयर है पूरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, तो ये ऐसे पूरा एक लेयर है, ये मोटा लेयर होगा ना, तो मैं इसको ऐसे बना रख दे रहा हूँ, और ये पूरा वाइट लिपिड है, ठीक, इसमें यहाँ पे एक आ गया प्रोटीन ऐसे बाहर निकला हुआ, ये बाहर वाला प्रोटीन कहलाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक प्रोटीन अंदर होगा यहाँ पे, वो कहलाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक सेकेंड, तो ये मैं यहाँ मान लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और यहाँ होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर से कोई चीज़ लेके अंदर देगा और इंट्रिंसिक प्रोटीन उसे ट्रांसफ़र करेगा। तो ये बाहर से लिया और इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। पर बात आती है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा करता कैसे है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसके दो साइड थे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फोबिया आप लोग को पता ही होगा, मतलब डर। तो इसके दो साइड थे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक साइड था वो जनरली बाहर है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आया जिसको अंदर ट्रांसफर होना है, वो इससे बॉन्ड बनाया, और जो बॉन्ड बनाया तो ये घूम जाएगा, ये जो आएगा वो हाइड्रोफोबिक की तरह बिहेव करेगा, ये घूम जाएगा और घूम के अंदर ट्रांसफर कर देगा। बट ये मॉडल इन्होंने इसके लिए कहा था कि ऐसे घूमेगा। इसमें क्या होता है, ये उसके अंदर मूव करता जाएगा, क्योंकि फ्लूइड मॉडल है। तो एक प्रोटीन हम है मान लीजिए, और यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हमको किसी को आगे कुछ ट्रांसफर करना है तो हम पानी में ऐसे बढ़ेंगे, हम कहेंगे लो भाई, तो वो काम ये करता था। और यही था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक आप लोग समझते हैं, मोज़ेक आप लोग ने देखा होगा घर के बाहर जो टाइल्स वाइल्स की जगह कभी कभी मोज़ेक लगता है। ऐसे एक बड़ा सा पत्थर होता है, इसमें ऐसे छोटे 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 मार्बल लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मार्बल लगे होते हैं। तो ये होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो मोज़ेक होता है बीच में, ये प्रोटीन है, और ये जो पूरा एरिया बचा है ये लिपिड है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, और जिसके कारण ये प्रोटीन लिपिड में मूव करने के लिए फ्री हैं। फ्लूइड आप समझ सकते हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं, तो पूरा स्विमिंग पूल जो है वो आपका लिपिड है, और जो आप है, जो आप उसमें टहल रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर, वो प्रोटीन है। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल। आई डोंट थिंक एनी अदर टॉपिक इज लेफ्ट। अगर बचता है तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखेंगे। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।